लाहौर के पुराने महले में, जहां गलियां तंग थीं मगर दिल कुशादा, एक छोटा सा घर था। इस घर की दीवारों पर वक्त के निशान थे। जगह जगह से उखड़ता चूना, खिड़की की सलाखों पर जंग की हल्की सी लकीरें। मगर इसके बावजूद वो घर हर आने वाले को गर्मजोशी से अपने अंदर खींच लेता था, जैसे दीवारों ने मोहब्बत को अपने अंदर जज्ब कर लिया हो और अब वो मोहब्बत बाहर निकल निकल कर मेहमानों को खुशामदीद कहती हो। इस घर के मालिक हाजी असलम थे। हाजी असलम की उम्र 60 के करीब थी, मगर उनकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो जवानी में होती है, ख्वाब देखने वालों की चमक। वो एक दर्जी थे। मोहल्ले की गली के मोड़ पर उनकी छोटी सी दुकान थी, जहां वो हर रोज सुबह सवेरे पहुंच जाते और सीने से लगाकर सुई धागा उठाते। उनके हाथों में एक खास हुनर था। वो कपड़े को सिर्फ जोड़ते नहीं थे, बल्कि हर सिलाई में एक सच्चाई भर देते थे। मोहल्ले वाले कहते थे, हाजी साहब के हाथ का सिया हुआ कपड़ा बरसों नहीं टूटता। उनकी बीवी शमीम बेगम एक ऐसी औरत थी जिन्हें देखकर लगता था कि खामोशी भी एक ताकत हो सकती है। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, कभी रोती नहीं थी, कम से कम बच्चों के सामने तो नहीं। रात को जब सब सो जाते तब शायद उनकी आंखें नम होती हों, मगर सुबह होते ही वो फिर मुस्कुराहट ओढ़ लेती और सबके लिए नाश्ता तैयार करती। उनके 4 बच्ची थे। सबसे बड़ी नूरा थी, 22 साल की, गंदुमी रंग, लंबे सियाह बाल और आंखें जिनमें हमेशा कुछ सोचता हुआ नजर आता। नूरा को कपड़ों से इश्क था। वो हर कपड़े में कहानी देखती थी, रंगों की जबान समझती थी, धागे की लकीरें उसके लिए अल्फाज थे। वो घंटों बाजार की दुकानों के आगे खड़ी होकर कपड़ों को तकती रहती और जहन में नई डिजाइन बनाती रहती। उससे छोटी हिना थी, 19 साल की। हिना कम बोलती थी, मगर उसके हाथ बहुत कुछ कहते थे। उसकी कढ़ाई देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते। हर फूल, हर पत्ता, हर लहर, सब इतनी सफाई से बने होते कि लगता किसी ने कैनवस पर पेंट किया हो, कपड़े पर सुई नहीं चलाई। फिर सलमान था, 17 साल का, मगर सोच में जैसे कोई तजर्बाकार बुजुर्ग। वो स्कूल के बाद सीधा अब्बू की दुकान पहुंच जाता और कंधे से कंधा मिलाकर काम करता। उसी दुकान की हर चीज याद थी, कौन सा कपड़ा किस अलमारी में है, किस गाहक ने क्या ऑर्डर दिया है, अब्बू के पास कितना धागा बाकी है। और सबसे छोटी महर, 9 साल की, घर की रौनक, सबकी लाडली। उसकी दुनिया अपने गणियों और कहानियों तक महदूद थी, मगर उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। हर दिन का आगाज फज्र की आजान से होता। हाजी असलम पहले उठते, वजू करते, नमाज पढ़ते। फिर शमीम बेगम किचन में आ जाती और चूल्हे पर चाय का कहवा चढ़ जाता। घर में अदरक और इलायची की खुशबू फैल जाती। नूरा जब भी सुबह उठती, सबसे पहले अपने छोटे से कमरे में जाती। वहाँ उसने एक आरजी सा स्टूडियो बना रखा था। एक पुरानी मेज, उस पर कपड़ों के टुकड़े, रंगीन धागे, कैंचियाँ, टीप का मेजर और एक पुरानी कॉपी जिसमें वो अपनी डिज़ाइन स्केच करती थी। हिना, आज मैंने रात को एक डिज़ाइन सोचा है, नूरा ने एक सुबह कहा, जब हिना अभी आंखें मलती हुई आई थी। क्या? हिना ने जमाई लेते हुए पूछा। अगर हम इस सफ़ेद मलमल के कपड़े पर हल्की सुनहरी जंजीर कढ़ाई करें, बिल्कुल बारीक, जैसे किसी ने सोने की लकीर खींची हो, और उसके किनारे पर गहरे नीले रंग की फुंदनियां लगाएं, तो ये शादी के लिए बेहतरीन दुपट्टा बन सकता है। हिना की नींद उड़ गई। वो झट से बैठ गई और कॉपी उठा ली। और अगर किनारे की बजाय दरमियान में एक बारीक बेल लगाएं, सुनहरी और नीली मिली जुली, तो ये शाहाना लगेगा। हाँ, नूरा ने आंखें चमकाकर कहा, अभी शुरू करते हैं। और वो दोनों नाश्ता भी भूल जाती अगर शमीम बेगम खुद आकर चाय ना पकड़ाती। कुछ महीने इस तरह गुजरे। नूरा और हिना ने कई जोड़े तैयार किए, ज्यादातर मोहल्ले की औरतों के लिए, कभी कभी रिश्तेदारों के ऑर्डर पर। पैसे ज्यादा नहीं आते थे, मगर लोगों की तारीफ सुनते तो दिल भर आता। सलमान हर शाम अब्बू के साथ दुकान से वापस आता और खाने की मेज पर दिन की बातें सुनाता। आज मलिक साहब की बेटी की शादी का ऑर्डर आया है, 4 जोड़े। हाजी असलम खुश हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो है, बस मेहनत चाहिए। महर खाना खाते खाते अब्बू से पूछती, अब्बू, आप कब मुझे भी सीना सिखाएंगे? हाजी असलम मुस्कुराकर कहते, अभी पढ़ाई करो, सीना तो सीख लोगी। ये वो सुनहरे दिन थे जिनकी यादें बाद में बहुत काम आईं। गर्मियों का शदीद महीना था।
दोपहर के 2 बजे थे। दुकान में एक छोटा पंखा चल रहा था जो गर्म हवा को इधर से उधर फेंक रहा था। ठंडा कुछ नहीं कर रहा था। हाजी असलम सर झुकाए सिलाई कर रहे थे। सलमान बाहर किसी ग्राहक से बात कर रहा था। अचानक सिलाई मशीन की आवाज बंद हो गई। सलमान ने पीछे मुड़कर देखा। अब्बू कुर्सी से आगे की तरफ झुक रहे थे। अब्बू, वो लपका, मगर इससे पहले कि वो पहुंच पाता, हाजी असलम दुकान के फर्श पर गिर गए। घर तक लाना, डॉक्टर बुलाना, जांच करवाना, सब इतनी तेजी से हुआ कि सलमान की सांसें अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थीं जब डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, दिल पर दबाव है, इन्हें कम से कम 2 माह मुकम्मल आराम चाहिए। अगर उन्होंने काम किया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। शमीम बेगम ने सर झुका लिया। नूरा का दिल डूब गया। हिना खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। सलमान दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहा। उस रात घर में कोई खाना नहीं खाया। मेहर को जल्दी सुला दिया गया। हाजी असलम आराम कर रहे थे। शमीम बेगम लंबे अरसे से एक जगह बैठी तस्बीह फेर रही थी। नूरा, हिना और सलमान बरामदे में बैठे थे। चांद पूरी तरह निकला हुआ था, मगर उस रात वो रोशनी नहीं लगता था। महज एक सफ़ेद गोल धब्बा था आसमान पर। दुकान का किराया है, घर का खर्च है, दवाएं हैं। सलमान ने आहिस्ता से गिनती गिनी। मुझे पता है, नूरा ने कहा। तो फिर क्या करें? हिना ने पूछा। नूरा ने लंबी सांस ली। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे अपने अंदर से कुछ जमा कर रही हो। फिर उसने कहा, हम हार नहीं मानेंगे। अब्बू ने हमें जो दिया है, ये हुनर, ये मेहनत, ये ईमानदारी, ये सब बेकार नहीं जाएगा। हम अब और संजीदगी से काम करेंगे। मगर नूरा, सलमान ने कहा। सुनो मुझे, नूरा ने आंखें उठाईं। हमने अभी तक काम सिर्फ इसलिए किया कि शौक है, अब करेंगे इसलिए कि जरूरत है, और जरूरत से बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता। हिना ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूं। सलमान ने गहरी सांस ली। मैं दुकान संभालूंगा, ग्राहकों का ऑर्डर, कपड़े, हिसाब, सब। बरामदे में बैठी शमीम बेगम ने ये सब सुना। उनकी आंखें भीग गईं, मगर इस बार आंसू फिक्र के नहीं, फख्र के थे। अगले दिन से जिंदगी बदल गई। नूरा सुबह 5 बजे उठने लगी। फजर के बाद वो सीधी अपने स्टूडियो में चली जाती और स्केच बनाने लगती। नए डिजाइन, नए रंग, नए तरीके। वो पुराने रिसालों से काट काट कर तस्वीरें जमा करती, इंटरनेट पर बैनुल अक़वामी फैशन देखती, और फिर अपने जहन में इन सबको मिलाकर कुछ नया तैयार करती। ऐसा जो न मुकम्मल तौर पर मगरबी हो, न मुकम्मल तौर पर पुराना, बल्कि कुछ अपना। हिना उसकी सबसे वफादार साथी थी। जब नूरा डिजाइन बनाती, हिना उसे कपड़े पर उतारती। उसकी कढ़ाई का कमाल ये था कि वो हर लकीर को महसूस करके खींचती थी। आंख बंद करके भी उसके हाथ सही जगह पहुंचते थे। सलमान ने दुकान पर एक नया तरीका शुरू किया। वो नूरा और हिना के तैयार करदा 2-3 जोड़े दुकान के शीशे के बाहर लटका देता। शुरू शुरू में लोग सिर्फ देखकर गुजर जाते, कभी कोई रुककर एक नजर डालता और आगे बढ़ जाता। मगर एक दिन एक बूढ़ी खातून आई। उन्होंने शीशे के बाहर लटका हुआ सब्ज रंग का कुर्ता देखा, जिस पर नूरा ने सफेद और सुनहरी धागों से मोरों की एक कतार बनाई थी। वो रुक गईं, फिर अंदर आईं। ये कुर्ता कितने का है? सलमान ने बताया। खातून ने बगैर पूछे पैसे दे दिए और कुर्ता लेकर चली गईं। अगले दिन वो फिर आईं, अपनी बहू को लेकर, और फिर वो बहू अपनी सहेली को लेकर आई। आहिस्ता आहिस्ता, एक एक गाहक करके बात फैलने लगी। इन्हीं दिनों शहर में एक बड़ी खबर आई। एक कौमी सतह की फैशन नुमाइश का ऐलान हुआ, रिवायत से जिद्दत तक के नाम से। इसमें मुल्क भर से डिजाइनर्स हिस्सा लेने आते। बड़े ब्रांड्स, मशहूर नाम, करोड़ों रुपए के कारोबार। नूरा ने ये ऐलान अखबार में पढ़ा और कागज पर हाथ रखकर रुक गई। खाने पर उसने बताया, मैं चाहती हूं कि हम इस नुमाइश में हिस्सा लें। खामोशी छा गई। सलमान ने एहतियात से कहा, नूरा, वहां बड़े बड़े लोग आते हैं, हम छोटे हैं। हम मेहनती हैं, नूरा ने काटा। पैसे भी लगेंगे, स्टॉल की फीस भी। हीना ने फिक्र जाहिर की। थोड़ी बचत है, हम लगाएंगे।
اور اگر ناکام ہو گئے؟ سلمان نے آہستہ سے پوچھا۔ نورا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سلمان، ناکامی سے ڈر کر جو زندگی گزاری جائے اسے کامیاب نہیں کہتے۔ ہم کوشش کریں گے، اگر ناکام ہوئے تو سیکھیں گے، مگر کوشش ضرور کریں گے۔ شمیم بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میری دعائیں تمہاری ساتھ ہیں۔ وہ 3 ہفتے ایسے گزری جیسے کسی نے وقت کی رفتار تیز کر دی ہو۔ نورا نے 5 جوڑے تیار کرنے کا فیصلہ کیا، ہر ایک الگ مختلف تھیم پر۔ ایک روایتی پنجابی، ایک سندھی کڑھائی سے متاثر، ایک مغل دور کی نقش و نگار والا، ایک جدید سادہ مگر نفیس، اور ایک ایسا جس میں یہ سب تھوڑا تھوڑا ملا ہوا ہو۔ نورا اور ہنا آدھی رات تک کام کرتی، کبھی کبھی شمیم بیگم آ کر دودھ رکھ جاتی۔ آنکھوں کا خیال رکھو۔ حاجی اسلم بھی ایک رات اٹھ کر آ گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا نورا سر جھکائے اسکیچ بنا رہی تھی، ہنا کڑھائی کر رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں دونوں کے چہروں پر ایک عزم تھا۔ حاجی اسلم خاموشی سے واپس چلے گئے، مگر ان کی آنکھیں نم تھیں۔ نمائش کے دن صبح سے ہی گھر میں ہلچل تھی۔ شمیم بیگم نے سب کے لیے حلوہ بنایا، کہا کہ میٹھے سے کام شروع ہوتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ حاجی اسلم نے نورا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی۔ نورا نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ نمائش گاہ پہنچ کر ان کے حوصلے تھوڑے ڈگمگائے۔ ہر طرف بڑے بڑے برانڈز کی چمکتے سٹال تھے، نئی روشنیاں، بڑی بڑی بینر، مہنگی ڈسپلے، ماڈلز چل رہی تھیں، کیمرے چمک رہی تھی، ہر طرف شور اور ہنگامہ۔ اور ایک کونے میں ان کا چھوٹا سا سٹال، سفید کپڑے کی پیٹھ، لکڑی کے ہینگر اور 5 جوڑے جن پر ان کی راتوں کا پسینہ تھا۔ پہلے 2 گھنٹے کوئی نہیں آیا۔ سلمان مسکراتا رہا، مگر پریشانی اس کی آنکھوں میں تھی۔ ہنا خاموش تھی، نورا کھڑی رہی، پیٹھ سیدھی، چہرہ پرسکون۔ پھر دوپہر کے قریب ہجوم بڑھا۔ ایک باوقار خاتون آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے سٹال کے پاس آئیں۔ سفید شلوار قمیص، سیاہ بال پیچھے باندھے ہوئے، چہرے پر ایسا سکون جو صرف اعتماد سے آتا ہے۔ ان کی نظر نمائش کے آخری جوڑے پر پڑی، وہ جس میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا ملا ہوا تھا، مغلی نقش، سندھی رنگ، پنجابی جوش اور ایک جدید سادگی۔ انہوں نے ہاتھ لگایا، غور سے کڑھائی دیکھی، کپڑے کو ہلکے سے موڑ کر دیکھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، یہ کس نے بنایا ہے؟ سلمان نے نورا کی طرف اشارہ کیا۔ نورا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے بنایا ہے، اور کڑھائی میری چھوٹی بہن ہنا نے کی ہے۔ خاتون نے ایک لمحہ نورا کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ میں زارا ملک ہوں۔ نورا نے نام سنا تھا، پاکستان کی سب سے معتبر فیشن ڈیزائنرز میں سے ایک۔ تمہارے ہاتھوں میں کچھ ہے بچی، جو مہنگے اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ کیا تم میرے ساتھ بات کرنا چاہو گی؟ وہ بات بہت لمبی ہوئی۔ زارا ملک نے نورا اور ہینا کے ساتھ کافی پی، ان کے کام کے بارے میں تفصیل سے پوچھا، ان کی مشکلات سنی، ان کے خواب سنے۔ آخر میں انہوں نے ایک تجویز دی۔ میں ایک نیا کلیکشن لانا چاہتی ہوں، پاکستان کی مختلف خطوں کی روایات کو جدید انداز میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت سے ڈیزائنرز دیکھے ہیں، مگر تمہارے کام میں وہ روح ہے جو میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا تم میری ٹیم کا حصہ بنو گی؟ گھر آ کر نورا نے سب کو بتایا۔ مہر نے خوشی سے تالیاں بجائیں، شمیم بیگم نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور شکر ادا کیا۔ سلمان نے نورا کو گلے لگایا اور کہا، تم نے سچ کہا تھا، ضرورت سے بڑا استاد کوئی نہیں۔ 3 ماہ بعد جب حاجی اسلم صحت یاب ہو کر پہلی بار دکان آئے تو وہ اسے پہچان نہیں پائی۔ سلمان نے دکان کی مرمت کروائی تھی، دیواروں پر نورا کے ڈیزائن کردہ کپڑوں کی تصویریں لگائی تھیں، ایک چھوٹا سا ڈسپلے شیلف بنایا تھا، باہر ایک بورڈ لگا تھا، حاجی اسلم بوٹیک، روایت اور فن کا سنگم۔ حاجی اسلم ایک لمحے کے لیے دروازے پر کھڑے رہے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ چل کر سب چیزیں دیکھی، ہاتھ پھیرا، تصویریں دیکھی، اور پھر وہ بیٹھ گئی۔ آنکھیں چھلک پڑی۔ نورا نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ ابو، یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ سلائی صرف کپڑا جوڑنا نہیں، سچائی سے کام کرنا ہے۔ حاجی اسلم نے اس کا ہاتھ دبایا اور کچھ نہ کہا۔ کچھ باتیں الفاظ سے نہیں کہی جاتی۔ کچھ سال بعد کی بات ہے۔
नूरा का अपना ब्रांड था, नूरा क्रिएशन, जिसके कपड़े मुल्क के बड़े शहरों में बिकते थे। इजारा मलिक के साथ काम ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और जब वक्त आया तो उसने अपने कदमों पर खड़ा होना सीखा। हिना उसकी क्रिएटिव हेड थी, खामोश मगर हर डिजाइन की जान वही होती थी। सलमान ने कारोबार का हिस्सा संभाला हुआ था। वो नौजवान जो अब्बू की दुकान पर हिसाब रखता था, अब एक पूरे कारोबार का हिसाब रखता था और खुशी से रखता था। महर स्कूल में ड्राइंग में अव्वल आती थी। वो कहती थी कि बड़ी होकर डिजाइनर बनूंगी, आप ही की तरह। हाजी असलम हर सुबह अपनी दुकान पर आते, क्योंकि आराम उन्हें रास नहीं आता था। मगर अब वो सिर्फ बैठते, कभी कभी सिलाई करते और ग्राहकों से बातें करते। काम का बोझ बच्चों ने उठा लिया था। शमीन बेगम हर शाम खाने की मेज पर सबको जमा करती थी। ये उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। नूरान का ख्वाब पूरा हुआ था, मगर उस तरह नहीं जैसा उसने सोचा था। उसने सोचा था कि ख्वाब शायद किसी मौजज़े से पूरा होता है, मगर उसने जाना कि ख्वाब पूरे होते हैं रात की थकावट से, सुबह की मेहनत से, गिरने के बाद उठने की हिम्मत से और उन लोगों के साथ मिलकर चलने से जो आपको अपना समझते हैं। और सबसे बढ़कर उस मोहब्बत से जो एक पुराने घर की दीवारों में बसी होती है, जहां दिल अमीर होते हैं चाहे जेब खाली हो।